जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में 2022 यानी कि सिविल सर्विसेज परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम 2022 जो कि 5 जून 2022 को उसके विषय पर बात करेंगे। पेपर का पैटर्न कैसा रहा वो प्लस आंसर की काफी कुछ शॉर्ट में बताने का मैं प्रयास करूंगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताने के प्रयास किए जाएंगे जो कि यथासंभव सही होंगे। 100% का दावा बिल्कुल ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि यूपीएससी का पेपर है। पॉइंट नंबर 2, सभी क्वेश्चन के उत्तर डिटेल में नहीं बताएंगे। कुछ क्वेश्चन के उत्तर डिटेल में बताए जाएंगे कि हाँ इसका उत्तर यही क्यों है, बाकी उसके कीवर्ड्स के साथ में बताने का प्रयास मैं करूंगा। सबसे पहली बात कि पेपर कैसा था, तो यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को फॉलो किया और उसका जिस तरह से टफ पेपर आता है वैसा ही रहा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। पॉइंट नंबर 1। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि थोड़ी सा सिनेरियो चेंज हुआ है। जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आते थे उन्हें देखें और पहले आता था कि हाँ कोटेशन नंबर 1 सही है, 2 सही है, उसके स्थान पर उन्होंने ये पूछा है कि जो 3-4 जो भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से कितने युग्म, कितनी जोड़ियां सही हैं, ऐसा करके उन्होंने पूछा। ये नहीं पूछा कि 1 2 3 सही है, 2 और 3 सही है। कम क्वेश्चन में पूछा गया है। सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि इनमें से कितनी बातें सही है, 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें, 1 बात, इस तरह से करके उन्होंने पूछा है। तो ये एक नए प्रकार के पैटर्न को दर्शाता है। लेकिन पेपर का स्तर वही रहा जैसा कि वो हमेशा होता है। 100 में से मान के चलिए कि 60 क्वेश्चंस बामुश्किल सीधे सीधे बन पाएंगे कुछ लोगों से, अर्थात 40 क्वेश्चन के उत्तर बिल्कुल सही मालूम होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर कहीं ना कहीं तुक्का एक लॉजिकल वे में प्लस कहीं ना कहीं लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाकर उसको खेलना ही पड़ेगा। 100 के 100 क्वेश्चन तो संभव ही नहीं किसी से बन पाए होंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किन क्वेश्चनों का उत्तर क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, मैं सेट सी बता रहा हूँ आपको, ये सेट सी में से है और उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ नंबर 1 to 100 बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ कि अशोक के शिलालेखों में ये बताइए कि वह कौन से राज्यों में स्थित है, इनमें से कौन कौन सी जोड़ियां सही सुमेलित हैं, ऐसे करके बताना था आपको। ये तो धौली दिया हुआ है आपको, यह उड़ीसा में है करके दिया, बिल्कुल सही है। एरोगुड़ी आंध्र प्रदेश में है साहब जी, बिल्कुल सही है। जौगड़ मध्य प्रदेश, गलत बात है। कालसी कर्नाटक, गलत है। इसका मतलब है कि केवल 2 युग में ही सही थे, इसका उत्तर होगा बी। कुछ राजाओं पर राजवंशों पर विचार करना था, जैसे नन्नुक चंदेल वंश का, सही है। जय शक्ति दिया है परमार वंश का, बिल्कुल सही है। नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार, यह गलत है। भोज राजपूत नहीं था, परमार था, यानी यह भी गलत है। यानी ऊपर में से कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 सुमेलित हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यह प्रश्न है आपका। संगम साहित्य में, कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ये 4 जो कोटेशन आएंगे इनमें से बताना सही कौन सा है और सटीक भी बताना पड़ेगा, सटीक भी चुनना पड़ेगा। तो ए दिया है, संगम साहित्य की जो कविताएं हैं उनमें भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये वाली बात गलत है, बिल्कुल है उसमें संदर्भ। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यह बात बिल्कुल सही है, उन्हें वर्ण का वर्गीकरण ज्ञात था। 4 से 5 प्रकार के वर्ग बताए गए हैं, ब्राह्मण बताया है, अरसर बताया है, वैनिगर और वेलार। उत्तर भारत की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा कि चारों वर्ण जो उत्तर भारत के प्रसिद्ध थे वही बताए हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक वर्गीकरण पूछा है और सामाजिक वर्गीकरण तो था वहां पर भी साहब, और ब्राह्मणों को उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये चीज हम देखेंगे। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, बहुत भरपूर दिया हुआ है साहब, तो इसलिए युद्ध इत्यादि वगैरह की बात दी है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ऐसा कुछ नहीं, टोने टोटके इत्यादि वगैरह पर वो विश्वास करते थे, ये बात हमको जानकारी मिलती है। द नेक्स्ट वन, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, सामाजिक वर्गीकरण वाला। क्वेश्चन नंबर 4, योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद। वैसे तो हुआ था जहांगीर जब राजकुमार था उसके काल में किया गया था, परंतु यदि राजा की बात करें तो उसके पिताजी यानी कि अकबर थे, तो इसका उत्तर होगा ए। हैदराबाद में प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की जो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा कि रामानुज की शिक्षाओं के बारे में बताइए, क्या सही तरीके से उसको दर्शाता है। कठिन पैटर्न है यह अपने आप में, इसका मतलब है कि 4 में से हो सकता है 2 से 3 आंसर सही होंगे, लेकिन उन 3 आंसरों में से या 2 आंसरों में से ये बताना कि सर्वाधिक सही या सटीक उत्तर कौन सा, ऐसा करके बताना था। पहला दिया हुआ आपको ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था, ये 100% आंसर बिल्कुल सही है। हर चीज को उन्होंने भक्ति से ही जोड़ा है, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे वेदों की मान्यता इत्यादि वगैरह हो, हर चीज पर उनका जो जोर रहा है वह भक्ति पर ही रहा है साहब। वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है, ये वाली बात भी सही थी, ऐसा उन्होंने माना है। तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम से, ये वाली बात भी उन्होंने मानी है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है, ये वाली बात भी उन्होंने मानी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी, सी और डी में जो बात उन्होंने कही है उन सारी बातों को उन्होंने अंततः किससे जोड़ा है, भक्ति से जोड़ा है। और
और भक्ति को ही सर्वोत्तम साधन बताया है रामानुज जी ने, इसलिए इसका उत्तर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ कथन दिए, बताइए कि कौन कौन से कथन सही हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, हाँ जी, 12 में से सबसे पहला सोमनाथ ही कहलाता है। दूसरा, अलवरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ में आया था, सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, बिल्कुल उसने किया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है आपको वहां पर, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी के द्वारा की गई थी, यह कथन गलत है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने की थी, 1956-57 की बात है। यानी कोटेशन तीनों में से सिर्फ पहला और दूसरा सही है, इसलिए उसका उत्तर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है साथी। बी और टी दोनों ही जो कोशिकाएं होती हैं, यह अपने आप में रोग कारकों से हमारी रक्षा करती हैं, रोग प्रतिरोधी होती है साहब, एक निर्माण करता है, एक उसको बढ़ाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, ये बात गलत है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से हमको नैनो पार्टिकल की अवधारणा मिलती है और ये बात अभी नई रिसर्चों में सामने आई है। ऐसा हम पहले मानते थे कि मनुष्य के द्वारा नैनो पार्टिकल्स मात्र का निर्माण किया है, परंतु न केवल पृथ्वी का निर्माण है बल्कि पूरे ब्रह्मांड में नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनमें से ही कुछ चीजों का नाम है, फॉर एग्जाम्पल डार्क मैटर्स हो, चाहे कुछ कण जो कि अभी अभी चर्चा में आए हैं। यानी ये वाला कोटेशन नंबर 1 गलत है। कुछ आध्यात्मिक ऑक्साइडों के पराग सूक्ष्म प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स इत्यादि में निर्माण में काम आता है, हाँ जी आता है। तीसरा दिया, वाणिज्यिक उत्पादों के नैनो पार्टिकल पर्यावरण में आ जाते हैं, मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारी श्वास नली से चले जाएंगे तो धीमे धीमे जमा होकर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षा का कारण बनते हैं। यानी कोटेशन नंबर 2 और 3 सही है, यानी इसका आंसर होगा डी। डीएनए बारकोडिंग क्वेश्चन नंबर 9, किसका उपसाधन हो सकता है करके दिया हुआ है। कैन बी अ टूल्स टू, 3 कोटेशन आपको दिए हैं। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने में बिल्कुल नहीं होता, किसी पादप या प्राणी की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है, ना कि उसकी एज याद करने के लिए। पादप की एज याद करना तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कि पहचान के लिए किया जाता है। कोटेशन नंबर 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच में भिन्नता जानने के लिए, ये बात सही है। प्रोसेस्ड फूड के बारे में उस सामग्री को पहचानने में ये वाली बात भी सही है, यानी कोटेशन 2 और 3 सही है, इसका उत्तर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो सीधा सा है, आसन 50 बार मैंने बताया हुआ था, आ से होता है अम्ल वर्षा, सा से सल्फर के ऑक्साइड, ना से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी 2 और 4, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च मेघ करके दिया, हाई क्लाउड्स के बारे में दिया हो, सौर विकिरण को परावर्तित कर भूमि को ठंडा करते हैं, नाम मात्र के लिए ही सही, परंतु करते हैं। ऊष्मा बजट में आप जब इसको पढ़ोगे तो 27% 100 में से वह इसका अवशोषण कर लेते हैं, परावर्तन कर देते हैं, इसलिए ठंडा करने में सहायक हैं। कोटेशन नंबर 2 दिया है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न मेघों में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभावित होता है, ये गलत है। कारण, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं आपकी अवरक्त किरणें, जब वो सरफेस से टकराएंगी तभी वो शॉर्ट वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, और सरफेस से टकराने के पश्चात में जब वो शॉर्ट वेव से कन्वर्ट हो गई तो कभी भी उनका अवशोषण नहीं होगा। रीजन, साइंटिफिकली टेक्निकली इशू यह होता है कि वह केवल जो लॉन्ग वेव्स होती हैं उनका अवशोषण करती हैं, ना कि शॉर्ट वेव्स का। इसलिए कोटेशन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। उत्तर क्या होगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, यह गलत है। बीड़ी बीड़ी एक शरणार्थी बस्ती परंतु केन्या में नहीं है, वह युगांडा में है। ये जरूर लिखा कि उत्तर पश्चिम केन्या, लेकिन किसी भी देश को उत्तर पश्चिम बोल देने से उसका देश नहीं परिवर्तित हो जाएगा, वह युगांडा ही कहलाएगा, क्योंकि युगांडा के भी उत्तर पश्चिम में है वह, लेकिन है देश कौन सा, युगांडा। इसलिए कोटेशन नंबर 1 गलत है। कोटेशन नंबर 2, दक्षिण सूडान ग्रह से पलायन हुए लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं, ये वाली बात सही है। यदि हमने मैप देखा हो तो यहाँ लेफ्ट में सूडान है, राइट में युगांडा है, ऑब्वियसली आ ही जाएंगे शरणार्थी। कोटेशन नंबर 3, सोमालिया के ग्रह से पलायन हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुलन में रहते हैं, बात सही है। 1991 से जो केन्या में चल रही स्थिति गृह युद्ध की स्थिति है, वहां से बहुत लोगों ने पलायन किया है भारी मात्रा में, और वो लोग यहाँ पर ददाब नामक शरणार्थी केंद्र में रहते हैं साहब। तो यानी कोटेशन नंबर 2 और 3 सही है, यानी इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न देशों पर विचार करिए और बताइए कौन सा तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो अर्मीनिया इसका सदस्य है, नहीं है साहब जी। अजरबैजान
है, उज्बेकिस्तान है, क्रोएशिया और रोमानिया नहीं है। यानी इनमें से मात्र दो, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ही इसके सदस्य हैं साहब जी। यानी ऑप्शन सी 2 और 5 वाला आएगा। 2009 में ये संगठन बना था। इसमें जो मेंबर कंट्रीज उनके नाम एक बार बता देता हूँ। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान ही इसके मात्र मेंबर हैं। ऑप्शन में जो दिए थे मात्र 2 ही ऑप्शन मैच हो रहे थे, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, सी वाला होगा। निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। जिस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ इसको समझिए और सीखिए। जब भी आईएएस का पेपर या इस टाइप के क्वेश्चन जो टफ वाले हों उनको आप दें, वैसा पेपर दें या लगाएं कभी भी घर बैठे, तो कभी भी इस प्रकार से पढ़िएगा। मैं ऊपर की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में कोटेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि सीधा ये पढ़ रहा हूँ कि मुझे सही बताना है कि गलत। क्योंकि कई बार क्या होता है, वह दे देते कि इनमें से बताइए गलत कौन से हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से ही मैपिंग हो चुकी है, शायद सही ही पूछ रहा होगा। नहीं, तो पहले ही जान लीजिए वो पूछना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना माइंड मैप करते हैं, उसकी मेकिंग करते हैं और उसके अनुरूप बनाते हैं कि साहब सही की गलत क्या बताना है। तो यहाँ पर हमको सही ही बताना है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्वेश्चन तो जो इस बार नहीं वाला आया हो, सभी सही वाले आए हुए थे, एक आध कोई क्वेश्चन के लिए ध्यान नहीं है। कोटेशन दिए हुए बताते हैं सही कौन सा है। गुजरात में भारत का सबसे विशालतम सोलर पार्क है, ये बात गलत है। यह राजस्थान के भडला में है, जो कि जोधपुर नामक डिस्ट्रिक्ट में आता है। यानी कोटेशन नंबर 1 तो गलत ही है। कोटेशन नंबर 2, केरल में पूर्णतः सौर शक्ति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिल्कुल है। ये बहुत ही चर्चा में रहा, आज से 2 से 3 साल पुरानी न्यूज थी साहब जी। यानी ये कोटेशन सही है, महिलाओं के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय चला जाएगा आपका, इसलिए शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाद के डिटेल वाले वीडियो में शायद अपन इस पर चर्चा करेंगे। कोटेशन नंबर 3 दिया है, गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर फोटोवोल्टेक परियोजना है, यह वाली बात भी गलत है। यानी कि इसका कोटेशन केवल 2 ही सही है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्री कानून पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन कौन से सही हैं। इसके तीनों ही कोटेशन सही हैं साहब जी। 12 समुद्री मील वाली बात बिल्कुल सही है। बेस जो हमारा कहलाता है उससे 200 समुद्री मील वाली बात भी बिल्कुल सही है। और कोटेशन नंबर बीचों बीच वाला जो दिया था कि सभी देशों के जहाजों को आने जाने की अनुमति है, चाहे वो कोस्टल लाइन से लगते हों अथवा ना भी लगते हों, भले लैंडलॉक हो, परंतु यदि उनके जहाज हैं तो उनको आने जाने की अनुमति मिलती है साहब। तीनों ही कोटेशन सही हैं, उत्तर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा एक कभी कभी समाचारों में सेंकाकू द्वीप को के विवाद को दर्शाता है। चीन और जापान के बीच में इस द्वीप को लेकर विवाद है, पूर्वी चीन सागर कहलाता है, वही था इसका उत्तर ऑप्शन बी। निम्न युग्मों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 17, देश बताना और समाचार में रहने का कारण बताना है। चार्ट, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस नहीं बनाया गया है, यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री, वहां पर घुसने की प्रयास वो क्यों करेगा। क्वेश्चन कोटेशन नंबर 2 था वहां पर, गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, ये वाली बात सही है। लेबनान में आर्थिक मंदी, ये वाली बात भी सही है। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति महोदय ने संसद का निलंबन कर दिया, ये वाली बात भी सही है साहब। यानी कि 2, 3, 4 कोटेशन, यानी कि कुल 4 में से 3 युग्म जो है वह सही। इस पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसा पूछा जाने लगा है, तो 3 युग्म इसमें से सही आएंगे। किसी मायने में ये टफ भी कहला सकता है और कुछ मायने में कह सकते हैं हाँ तुक्के से हमारे 3 ही सही लग गए थे, तो उस मायने में ये सरल भी कहला सकता है। बट ज्यादा तुक्के यूं ही अंधाधुंध वाले मायने नहीं रखते, यूपीएससी में तार्किक रूप से आपको लगाना पड़ता है, अच्छे से अध्ययन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, विचार करिए और बताइए कौन सा किस क्षेत्र में आता है, यानी किस देश में आता है। अनातोलिया बहुत फेमस पठार है, टर्की में आता है। अम्हारा इथोपिया में ही है साहब जी। काबो डेलगाडो स्पेन में नहीं है, यह मोजाम्बिक में, यानी कि ये गलत है। कैटालोनिया स्पेन में है, ना कि इटली में है, तो यानी ये वाला भी गलत है। केवल कितने युग्म सम्मिलित हो, ऊपर के 2, यानी इसका उत्तर आएगा बी ऑप्शन। वन्य जीव संरक्षण की विधियों, भारतीय विधियों के संदर्भ में लॉज के बारे में हमको बताना है साहब, इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। कोटेशन नंबर 1, वन्य जीव एकमात्र सरकारी संपत्ति हाजी है। कोटेशन नंबर 2, किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाए तो वह जीव संरक्षित क्षेत्र में हो या बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। हाँ जी बिल्कुल है, बाहर आप उसको नहीं रख सकते, या बाहर रखेंगे तो उसका कोई ऐसा शिकार या उसको परेशान भी नहीं कर सकते, भले वो संरक्षित क्षेत्र में हो अथवा ना हो। कोटेशन नंबर 3, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने पर उस जीव को पकड़ने या मार देने के पर्याप्त आधार होते हैं, ये बात गलत है। ये कुछ आधार होते हैं, पर्याप्त आधार नहीं होते हैं कि वह मानव जीवन के लिए खतरा बन गया हो। अभी नील गाय वाला मामला चर्चा में था, उनकी संख्या बढ़ी है, कृषिगत फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है, तो उनको मारने के आदेश जारी किए गए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार इत्यादि वगैरह में। तो उन्होंने मानव जीवन को खतरा नहीं पहुंचाया, फसलों को पहुंचाया, उसके बावजूद भी उनको मारने के आदेश जारी किए। केंद्र सरकार ने इसमें नियमों में संशोधन किया है, तो ये वहां का क्वेश्चन था, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा,
कोटेशन नंबर 1 एंड 2 सही होगा, ना कि 3 वाला होगा, यानी 1 एंड 2 सही, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कुछ जीव प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, चींटी को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा एक फैक्ट्रियों के औद्योगिक विवादों, समापन और छटनी कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? ये थोड़ी सा रिमार्केबल है, मेरे ख्याल से इसका उत्तर होना चाहिए सी, श्रम ब्यूरो होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 इस तरह के कार्य नहीं करते हैं। फिर भी इसको रिमार्क पर ले लीजिए, देख लीजिएगा। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन सीसीओ, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? क्या है इसकी भूमिका? यह कोयला सांख्यिकी का कोयला स्टैटिक्स रखता, बिल्कुल रखता है साहब जी। यह बद्ध कोयला हो चाहे लिग्नाइट कोयला हो, कैप्टिव कोयला हो, कोल हो चाहे लिग्नाइट कोल, उस पर काम करता है, बिल्कुल करता है साहब। डेटा संग्रहण इत्यादि वगैरह उसका करता है। कोटेशन नंबर 3 दिया है आपको, सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति को सुनता है, ये बात गलत है। अगला कोटेशन दिया चौथा, कोयला खनन कंपनी विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला का वितरण करें, इस बात को भी सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं करता ये काम। इसका मतलब ऊपर के 2 काम ही करता है। कोटेशन नंबर 1 एंड 2 सही है, यानी उत्तर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया का मतलब ही ये है, आप बेयर एक्ट में जाकर इसको पढ़िएगा। जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों पर अंतरित करने पर रोक लगाने हेतु, यह ज्यादा अच्छी व्याख्या है। उत्तर सी इसका, सॉरी ए होगा इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगले कथनों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन सा सही। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्वच्छता गठबंधन धारणी स्वच्छता को संवर्धित करने वाले प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, ये वाली बात तो सही है, लेकिन आगे लिखा है भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है, ये वाली बात गलत है। फिक्की और भारत सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोटेशन नंबर 1 गलत है। कोटेशन नंबर 2 सही है कि यह भारत सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक शीर्षस्थ निकाय है, ये वाली बात सही है साहब। कोटेशन 2 बस सही है, ऑप्शन बी होगा। कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया? केंद्रीय भूजल बोर्ड, बी। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में कौन सा सही है? कोटेशन 1, यह सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित है, गलत है, इसको जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित किया गया है। कोटेशन नंबर 2, पारंपरिक रूप से इसकी जो बैठक होती है मार्च, जून, सितंबर में, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, यानी ये वाला कोटेशन भी गलत है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के क्रेडेंशियल्स का आकलन करती है, प्रत्ययों का आकलन करती है, वाली बात सही है काफी हद तक। ऑप्शन ए यानी ओनली 3 वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 27, ध्रुवी कोड, पोलर कोड साहब जी 1 जनवरी 2017 से हम इसको देखते अस्तित्व में आया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताने हैं कि कौन कौन से कथन इनमें से सही है। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। कोटेशन नंबर 2, अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ये दिया है आपको। कोटेशन नंबर 2, यस कर सकते हैं, प्रयास करने में क्या बात है। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं, ये वाली बात भी सही है, लेकिन इनमें कोटेशन नंबर जो 2 है वह आंशिक रूप से गलत है कि जो आपके नॉन प्रॉफिटेबल या आपके और अंतर सरकारी संगठन करके कहलाते हैं उसके बारे में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाली बात पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि यह देशों को दर्जा देता है। 2 ही देशों को दर्जा मिला है, होली सी को मिला है, पैलेस्टीन को मिला है। इसका मतलब है कि इसका कोटेशन नंबर 1 और 3 ही ज्यादा बेस्ट है, ऑप्शन में ऐसा हमको लगता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 3 यानी कि सी। कुछ लोगों को इसका डी लग रहा है, पर मुझे उसकी संभावना कम लग रही है, 100% में उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, चाय बोर्ड के संदर्भ में बताइए साहब जी। इसका कोटेशन जो नंबर 1 है, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, हाँ जी सही है। कोटेशन नंबर 2, किसान मंत्रालय के नियमन में आता, नो। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में, नहीं। चौथा, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में कार्यालय है विदेशी, हाँ जी ये वाली बात सही है। तो 29 का आंसर होगा 1 एंड 4 यानी कि डी। ग्रीन वॉशिंग शब्द क्या है? यह ऐसी चीज को व्यक्त करता है जिसका कंपनी ऐसी मार्केटिंग करती है कि बोले हाँ ये जो प्रोडक्ट है या इको फ्रेंडली, जबकि वो होता नहीं है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया? ग्रीन वॉशिंग, यानी इसका आंसर ए बेस्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है, निम्न कथनों के बारे में बताइए।
ले जा सकती है कि नहीं? हाँ जी, ले जा सकती है। पूंजी पलायन, वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स ईसीबीएस वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। ये वाली बात सही नहीं है। इसके दो कोटेशन सही होंगे, 1 और 3। क्यों होंगे बताना चाहूंगा। सख्त मुद्रा नीति का मतलब है कि अपनी ब्याज दरों के द्वारा को उसके द्वारा बढ़ाया जाना। यूएस ने ये कदम उठाया, वो पिछले 1 से 2 सालों से ये चर्चा में रहा है साहब, है ना। जब भी वो अपनी दरों को बढ़ाएगा तो उसकी मुद्रा जो होगी वह मजबूत होने वाली, कंपैरेटिवली भारत जैसे देशों की कमजोर होने वाली है। तो वहां ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए वहां की ओर ये शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि हमारी मुद्रा का हो गया है अवमूल्यन। यानी पहला कोटेशन सही है, पूंजी पलायन को बढ़ावा देगा। दूसरा दिया हुआ है, उससे हमारा ऋण बढ़ेगा साहब जी, लागत को बढ़ा सकता। हाँ जी, बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर $1 बराबर मान लीजिए कि 20 रुपया है, उदाहरण दे रहा हूँ, पता है 76 77 समथिंग चल रहा है। $1 बराबर मान लीजिए 20 रुपया है, वहीं बढ़कर $1 बराबर 40 हो जाता तो हमारा लोन तो बढ़ गया ना, क्योंकि हम तो भारतीय मुद्रा में रहेंगे। तो ये चीज होती है, इसलिए 1 और 2 इसका कोटेशन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चनों पर डिटेल में किसी अगले वीडियो पर चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। निम्न राज्यों पर विचार करिए और बताइए कौन कौन से चाय उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश में उतनी चाय नहीं होती है, होती ही नहीं है। केरल में होती है, हिमाचल में होती है, त्रिपुरा में होती है। तो 3 राज्य ज्यादा बेहतर होंगे। कुछ लोग आंध्र प्रदेश भी सोच रहे हैं, बट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो 3 राज्य होने चाहिए, सी इसका उत्तर ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं, आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं? नहीं, आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होती हैं। मुख्य तौर पर सेबी देखता है, आरबीआई भी देखता है, लेकिन नियमन कौन करता है, रेगुलेशन उनका सेबी करता है। तो पहला कोटेशन तो हो गया गलत। आईसीआरए नाम से जाने वाली यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ जी, ये 7 बहुत ही फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं भारत में। तो दूसरी वाली जो आईसीआरए है वो है। एक और ब्रिकवर्थ रेटिंग एजेंसी भी है क्या भारतीय? हाँ जी, ये बेंगलुरु बेस्ड है। ये वाला कोटेशन भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। इसका उत्तर होगा बी, 2 और 3। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी के बारे में बताना है साहब जी, कौन सा कथन सही है साहब जी। बीबीबी का चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार अपने सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करती है, यानी ये वाला कोटेशन तो गलत ही है। सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संसदीय करता है? ये वाली बात सही है। सार्वजनिक बैंक प्लस गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो चेयरमैन नियुक्त किए जाने हैं, उसके बारे में संस्तुति करता है। ये वाली बात तो सही है, यानी दूसरा सही है। तीसरा, बीबीबी कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। ये वाली बात भी सही है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए काम करता है। केवल ऑप्शन 3 नहीं था, केवल ऑप्शन 2 नहीं था, 2 और 3 ज्यादा बेस्ट होगा, यानी कि उत्तर बी आना चाहिए। 1 तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 35, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। बॉन्ड को इक्विटी में बदलने का विकल्प है, तथा ये कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं परिवर्तनीय बॉन्ड। हाँ, ये वाली बात सही है साहब। इसको परिवर्तित कर सकते हैं शेयर्स में, स्टॉक्स में। हाँ जी, कर सकते हैं। तो पहला कोटेशन तो सही है। दूसरा कोटेशन दिया हुआ है, बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों में इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है, वृद्धिकरण संलग्नता। तो यदि कीमतों के संदर्भ बस में बात हो रही है तो नहीं करता है, लेकिन यदि एक मोटे तौर पर देखें तो करता है। और मेरे ख्याल से इसका उत्तर केवल 1 होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ना कि 1 और 2 बोथ, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि भारत इनमें से किन किन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? हाँ जी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म? हाँ जी, 2016 में बना था। शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, बन चुका है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हो गए, 8 मेंबर हो गए हैं इसके, तीनों का ही मेंबर है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 37, हाल के वर्षों में वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से उभरा है। सही कोटेशंस बताने हैं ना, ये वाली बात सही है। वियतनाम उभरा है, एशियन टाइगर का नाम उसको दिया जा रहा है। वियतनाम में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली नहीं है साहब, एक दलीय है, एकात्मक है। समाजवादी गणतंत्र कहलाते का, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी कहलाती है। दूसरा कोटेशन तो हो गया गलत। तीसरा कोटेशन, आर्थिक विकास हुआ वियतनाम में, और वह विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान देने से जुड़ा हुआ है। हाँ, सही है ये वाली बात। चौथा कोटेशन दिया हुआ है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने उसकी ओर आकर्षित किया है। हाँ, सही है ये वाली बात। पांचवा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ई सेवा का सेक्टर वियतनाम में नहीं है साहब इस चीज का।
यानी कि इसके कोटेशन 1, 3, 4 यानी सी ऑप्शन बेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है? आरबीआई। सिंपल सा क्वेश्चन था। एनएफटीज, नॉन फिंजिबल टोकन्स। नॉन फिंजिबल टोकन्स के संदर्भ में आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। इसके तीनों ही कथन सही हैं। चर्चा में रहा, बहुत करंट का विषय था ये। भौतिक परिसंपत्ति को एक डिजिटल फॉर्म प्रदान करता है, बिल्कुल बनाता है। वो अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं, हाँ जी टोकन्स हैं, करेंसी नहीं है। और ब्लॉकचेन में होता है, बिल्कुल होता है, उसकी ब्लॉकचेन बनाई जा सकती है। इसका व्यापार किया जा सकता है, यानी खरीदा बेचा जा सकता है, हाँ जी खरीदा बेचा जा सकता है किसी भी चीज को, चाहे आपकी कोई फोटो हो, चाहे कोई वीडियोस वगैरह, उसको आप उठाकर बेच सकते हैं एनएफटीज के तहत, यानी खरीदा बेचा जा सकता है। तीनों कोटेशन सही है। करंट का था ये क्वेश्चन। बताना है कौन कौन से युग्म सुमेलित नहीं है करके आपको बताना है। ठीक, तो घाट प्रभा तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश में वाली बात है, तो ये सही नहीं है। गांधी सागर कहाँ है साहब जी? मध्य प्रदेश में, हाँ जी। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है। मीथन कहाँ है? छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड में है। केवल एक ही सही है इसका, है ना, मध्य प्रदेश गांधी सागर वाला, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के आरक्षित विषय और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय बांटे गए थे 1919 के अधिनियम में। इनमें से कौन कौन से आरक्षित विषय के अंतर्गत माने गए? नीचे जो ऑप्शन दिए हैं। न्याय प्रशासन, हाँ जी माना गया था। स्थानीय स्वशासन नहीं माना गया था, हस्तांतरित विषय था। आप टेक्स्ट बुकों में देखेंगे आपको ये मिल जाएगा। भू राजस्व माना गया था, पुलिस को भी माना था, यानी 1, 3, 4 सही इसका उत्तर है, ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम कई बार बताया हुआ। फणम क्या है? सिक्का हुआ करता था। विजयनगर बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे उस काल में काफी आपको चर्चा में मिलेगा। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए, बताइए कौन गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे? बारिंद्र कुमार घोष नहीं, बंगाल में चर्चा में रहे। जोगेंद्र चटर्जी नहीं, 1905-6 के दौर वाले हैं। रास बिहारी बोस ये सदस्य रहे साहब। हार्डिंग पर बम कांड के पश्चात में बाहर चले जाते हैं और गदर पार्टी से जुड़े रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, केवल 3 वाला। क्रिप्स मिशन के बारे में बताइए कौन कौन से कथन सही है। इसने संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होने वाले थे, हाँ ये बात सही है। कोटेशन नंबर 2, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह पुरानी स्थिति में रहे और ब्रिटेन के साथ संधि कर ले। ये छूट भी उन्होंने दी थी। ये वाला कोटेशन भी सही है, यानी इसका उत्तर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न मूल ग्रंथों पर विचार करिए और बताइए कि कौन कौन से जैन हैं। तो नैतिपत्यकरण नहीं है जैन। परिशिष्ट पर्व बहुत ही फेमस जैन ग्रंथ है। अवदान शतक बौद्ध वाला है। महापुराण करके दिया हुआ है आपको, त्रिशस्त्र लक्षण महापुराण, यह जैन ग्रंथ है साथी, यानी 2 और 4 ही जैन ग्रंथ हैं। इसका उत्तर होगा बी। तो 45 का उत्तर हो गया बी, केवल 2 और 4। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, बताइए कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने जाते हैं। आर्यदेव जैन विद्वान नहीं थे, यह बौद्ध थे। दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, हाँ जी थे। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, हाँ जी थे। यानी सिर्फ 2 ही कोटेशन मैच हो रहे हैं, उत्तर सी आएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन कौन से सही हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी काल में, वो गलत है, इल्तुतमिश के काल में हुआ था। चंगेज खान वाली बात हम पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली आ पहुंचा था, उसने शहर पर घेरा डाल लिया था। नहीं, ये वाली बात पूरी तरह से सही नहीं है साहब जी, यह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इस प्रकार की घटना हुई थी, है ना, तारमाशिन इत्यादि वगैरह अपन पढ़ते हैं साहब जी। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग पर अस्थायी रूप से हार गया था और रिश्वत देकर भेजा था, ऐसा हमको वर्णन मिलता है। कोटेशन नंबर 3 बस सही है, उत्तर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, कुलाह दारन क्या कहलाते थे? फारसी कैलीग्राफिस्ट थे, सुंदर लेखन वाले जो लोग कहलाते हैं वो कहलाते थे। सी उत्तर होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है आपको। डच लोगों ने गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम बनाए, ये वाली बात गलत है साहब जी। डच उसके जब आए थे तब वहां पर गजपति शासक समाप्त हो चुके थे, यानी कि 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में या हाफ उसके समय में हम देखें 1550 के दौर में ही वो समाप्त हो चुके थे गजपति शासक। जबकि डच आते हैं कब? 1600 समथिंग में, 1605 में हम पढ़ते हैं। तो वो वाली बात तो गलत ही होगी, गजपति शासन था ही नहीं।
कोटेशन नंबर 2 दिया है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना। हाँ जी, छीना था। हम इसको पढ़ते हैं 1510 के दौर में, बाद में 1530-32 के आसपास में इसको राजधानी बनाया जाता है। बीजापुर से ही छीना था। और कृष्णदेव राय विजयनगर के जो प्रमुख महानतम शासक कहलाते, उनके साथ में संधि भी इसी संदर्भ में उन्होंने की थी। यानी कोटेशन नंबर 2 सही है। कोटेशन नंबर 3, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर एक जमीन प्लॉट लिया था और वहां फैक्ट्री बनाई थी। हाँ जी, वलीकोंडापुरम के सूबेदार से ली थी। यह वेंकट थर्ड जो राजा था विजयनगर का, उसके अधीन आता था। उस काल की यह घटना है। हालांकि वो बहुत ही कमजोर शासक था और धीमे धीमे लगभग स्वतंत्र हो रहे थे, परंतु उस समय वेंकट थर्ड का शासन हुआ करता था विजयनगर काल में, जब यहाँ पर 1639 में मद्रास में उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की साहब। तो ये वाला कोटेशन भी सही है, यानी कोटेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों सही हैं, 1 गलत है। उत्तर इसका होगा बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं करके दिया हुआ है। कौटिल्य 9 प्रकार के दास बताए हैं। उनमें से एक दास था कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास बन सकता। हाँ, तो दंड के अधीन बन सकता था साहब, यानी किसी को दंड मिला हो कि हाँ तुम दास रहोगे, इस व्यक्ति के बन सकता था। स्त्री दास माले के संसर्ग से पुत्र जन्म करने पर कानूनी तौर पर मुक्त हो सकती थी। कई स्मृतियों में भी यह मिलता है और कौटिल्य के में भी मिलता है, तो यानी दूसरा कोटेशन भी सही है। कोटेशन नंबर 3, स्त्रीदास का मालिक उस स्त्री से पुत्र पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। आंशिक रूप से यह वाली बात सही है, लेकिन कानूनी हक का मतलब यह भी होता है कि आर्थिक अधिकार भी मिलेंगे, लेकिन उस काल में नहीं मिलते थे, इसलिए कोटेशन नंबर 3 को गलत मानना पड़ेगा। यानी ज्यादा बेहतर उत्तर होना चाहिए 1 एंड 2। कुछ चीजें इसको 3 को भी दर्शा रही हैं, बट मेरे ख्याल से 1 एंड 2 होना चाहिए। और वजह भी बता देता हूँ क्यों नहीं मान रहा हूँ 3 को। कोई भी ऐसा दास पुत्र वगैरह हो, उसकी जो जाति होगी या जो उसका वर्ण वगैरह माना जाता तो महिला से माना जाता था। महिलाओं को और दासों को किसी भी प्रकार के आर्थिक अधिकार प्राचीन भारत में प्रायः तो नहीं दिए गए, इस बात की संभावना देखने को नहीं मिलती है। कौटिल्य भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित था, तो ऑब्वियसली जो स्मृतियों में कहा गया है लगभग वही बात अन्य शब्दों में उन्होंने भी कही है, इसलिए थर्ड कोटेशन मुझे नहीं लगता कि सही है, इसलिए मैं उसका उत्तर ए 1 एंड 2 ही मान रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में बताना है कि विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है यार। ठीक है, हाँ करता है। इनमें से बताइए कि इसकी सही व्याख्या क्या है। तो यह डेटाबेस तैयार करता है, ऐसे अनुसंधान संगठनों का गठबंधन है ये, और उनके द्वारा ही डेटाबेस का बनाया जाता है, इसलिए इसको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कहा जा रहा है, इसलिए उसका उत्तर ए ज्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिया हुआ है, बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। द क्लाइमेट ग्रुप एक गैर लाभकारी संगठन, ये वाली बात सही है साहब। कोटेशन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ईपी 100 प्रारंभ की है, नहीं, द क्लाइमेट ग्रुप ने ही प्रारंभ की है, तो कोटेशन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। कोटेशन नंबर 3, ईपी 100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने के लिए बना, ये वाली बात सही है साहब, ये कंपनियों को अपने साथ लाता है, तो 3 कोटेशन सही है। कोटेशन नंबर 4 दिया कुछ भारतीय कंपनियां, हाँ जी बिल्कुल सही है ये वाली बात, तो 1 3 4 सही हो गया। पांचवा, अंडर 2 कोलिएशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा का सचिवालय है, ये वाली बात गलत है, तो कोटेशन नंबर 5 गलत है, यानी 1 3 और 4 ही सही उत्तर हैं, ऑप्शन बी आएगा इसका। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो आर्द्रभूमि गुरुत्वों की तरह हैं, तो आर्द्रभूमि की सर्वोत्तम व्याख्या क्या होनी चाहिए। इसका उत्तर ए और सी में से एक होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो इसमें मान के चलिए ए की ओर जाऊंगा कि आर्द्रभूमियों में कि जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं, मैं इसको मानूंगा। सी भी काफी हद तक सही है, अवसाद संतुलन मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए आयोग क्या मानता है उत्तर, मेरे ख्याल से ए ज्यादा बेहतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशांक के संदर्भ में बहुत ही टफ क्वेश्चन था, अभी ये करंट का क्वेश्चन था। इन्होंने नए दिशा निर्देश जारी किए 2021 वाले, पुराने थे 2005 वाले। कौन कौन से कथन सही है बताना है। कथन नंबर 1 दिया PM 2.5 का इसका जो माध्य मीन जो है 24 आवर्स है, हाँ जी ये वाली बात सही है साथी, जबकि 2.5 का वार्षिक माध्य 5 UG अधिक से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, ये वाली बात पूरी तरह ही सही है, तो 1 कोटेशन तो सही है। कोटेशन नंबर 2, किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। कोटेशन नंबर 3, PM 10 फेफड़ों में के अवरोधन का
वेदन का रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि इसकी मात्रा बढ़ती चली जाए तो हमारे ब्लड सेल्स में चला जाने वाला है। कोटेशन 3 भी सही है। कोटेशन नंबर 4, अत्यधिक ओजोन दमा उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यानी कोटेशन 1, 3, 4 ऑप्शन ए होना चाहिए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाते हैं। गुच्छी क्या है साहब जी? तो यही कवक है। हाँ जी, कवक है। हिमालय के वर्षावन में, हिमालयी वनों में पाया जाता है। हाँ जी, सही है साहब जी। वाणिज्यिक रूप से खेती वाली बात, ये सही अभी फिलहाल में नहीं है साहब, तो सी होगा 1 और 2। लंबाई इसकी व्याख्या हो जाएगी। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के संदर्भ में बताइए साहब जी कौन कौन से कथन सही हैं। इसके जो फाइबर्स होते हैं, इसका यूज ऊन और कपास के तंतु के साथ कर सकते हैं, और उसके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु किया जाता, तो गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। ऊन और कपास में फाइबर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, उसका मिक्सचर होता है। आंशिक रूप से ये वाली बात सही है ना? आंशिक रूप से सही है, इसलिए हम इसको गलत ही मानना ज्यादा बेहतर होता है। कोटेशन नंबर 2, इससे पात्र वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ जी, सही बात है। ये बॉटल्स वगैरह हो, पैकेजिंग वगैरह हो, इन सभी को यूज किया जाता है इससे बनाने कर। पॉलिएस्टर यही कहलाता है साहब। कोटेशन नंबर 2 सही है। इससे बनी बोतलों को रिसाइकिल किया जा सकता है। हाँ, इसको रिसाइकलेबल माना जाता है, इको फ्रेंडली माना जाता है, तो ये सही है। कोटेशन नंबर 4, इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। ये गलत है। कुछ मात्रा में तो ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी ही निकलेंगी, यानी कि कोटेशन 1 और 4 गलत होना चाहिए, 2 और 3 सही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। कौन सा पक्षी नहीं गोल्डन महाशीर? मध्य प्रदेश में महाशीर मछली है, इसको एक खास दर्जा दिया गया है, इस बात को समझिए, और इसको रिजर्व घोषित किया गया है कहीं ना कहीं इसकी आबादी संख्या इत्यादि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि यह मछली है, उन्होंने कहा पक्षी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 हम देखेंगे। कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले पादप हैं? अल्फा अल्फा है, चौलाई एमरंथ नहीं है, चना बिल्कुल होता, दलहनी फसलें हैं, यानी 3 भी सही है। चौथा दिया है आपको वहां पर क्लोवर यानी तिपतिया घास, ये भी सही है। कुल्फा नहीं होता, पालक भी नहीं है साहब। 1, 3, 4 बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, अर्थात इसका उत्तर होगा ए। तो 58 का उत्तर हो गया ए। 59 पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से एक में जैव शैल बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बात होती है? तो कोरल रीफ जो है ना, उनको सही करने के लिए, उनको बहाल करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाते हैं। मियावाकी पद्धति किस चीज के लिए विख्यात है? तो ये लघु वनों का सृजन कर रहे हैं, तेलंगाना सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, बहुत चर्चा में रहा, करंट का क्वेश्चन था। तो 60 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, कौन कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? आरोग्य सेतु बिल्कुल है, कोविन भी बनाया गया ओपन सोर्स पर, डिजी लॉकर एंड दीक्षा भी है, यानी इसके चारों ही उत्तर सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वेब 3.0 के संदर्भ में विचार करिए। बहुत चर्चा का विषय रहा है, करंट का ये क्वेश्चन रहा, कई मैगजीनों में भी, करंट अफेयर्स की अच्छी मैगजीनों में आपने इसको पढ़ा होगा। इसमें जो भी डेटा होता है, एक्चुअली 2.0 और 3 में क्या अंतर? सीधी सी बात यह है कि 2.0 में किसी एक जगह पर सर्वर होता है, वहां पर ही पूरा डेटा होता है, यही वजह कि हैकर उसको आसानी से हैक कर सकते हैं। 3.0 में, वेब 3.0 में जो भी डेटा होता है दुनिया भर के कंप्यूटरों में बटा हुआ होता है, यही वजह है कि किसी भी हैकर को एक स्थान पर उसका डेटा नहीं मिल पाता और उसको हैक कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कितने सारे कंप्यूटर आप कैसे हैक करेंगे, वो भी सिक्वेंशियल वे में, तो यह अंतर है उसमें। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी अपन देखें तो 3.0 के संदर्भ में कौन कौन से कथन? 3 प्रौद्योगिकी व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं हम अपने खुद के आंकड़ों पर। अगला कोटेशन है, संसार में ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क हो सकते हैं, बिल्कुल संभावना इसकी भरपूर बताई जा रही है, पढ़िएगा। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, ये वाली बात भी सही है, यानी तीनों कोटेशन सही है, डी इसका उत्तर ज्यादा सही है मेरे ख्याल से। सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसे सास करके हम कह रहे हैं, कथनों कौन कौन से सही हैं? कथन नंबर 1 सही है, यह क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतराप्रस्थ को अपनी आवश्यकता अनुसार आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। या अपने मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आउटलुक हॉटमेल इसी पर बेस्ड है साहब, हाँ जी है साहब, तीनों कोटेशन सही है, डी उत्तर सही होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिया है फ्रैक्शनल
ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इसका उत्तर सी होगा। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य ऊपर कक्षा को त्यागता है वाला, ये ज्यादा सही है। मिसाइल परीक्षण किए गए सैटेलाइट को नष्ट वगैरह करने के लिए, उसके कारण एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का मिशन शक्ति उससे ही रिलेवेंट होने वाला, तो मेरे ख्याल से यह होना चाहिए। कुछ जगह ऑप्शन ए सही लग रहा था, आपको फिश जो साइड आपका एस्ट्रॉइड था उसके संदर्भ में भी हम देखें, बट सी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। देखिए आयोग क्या मानेगा इसको उत्तर। क्यूबिट का यूज कहाँ होता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाता है क्यूबिट का यूज, सीधी बात तो ये है। ऑप्शन बी होगा 65वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, संचार पद्धतियों के बारे में बताइए। तीनों ही कोटेशन सही है कि कहां कहां पर आप शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तीनों में करते हैं, यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन में करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में भी करते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में भी करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 67, बायोफिल्म्स के बारे में बताना कौन कौन से कथन सही हैं। मानव ऊतकों में परत बना सकते हैं, हाँ जी सही है ये वाली बात। खाद्य पदार्थों में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यह जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है साहब जी। यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कारण बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, हानिकारक है। तो तीनों ही कोटेशन सही है, डी उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। प्रोबायोटिक्स के बारे में कौन कौन से कोटेशन सही हैं। ये जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ये जीव खाए जाने वाले खाद्यों में होते हैं, आहार नली में नहीं पाए जाते हैं, यानी कोटेशन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। कोटेशन नंबर 3 बोलता है कि दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, ये वाली बात सही है, 1 और 3 सही है, इसका उत्तर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई गई वैक्सीनों के बारे में बताइए, कौन कौन सी बातें सही हैं। कोटेशन नंबर 1 की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी कोविशील्ड mRNA प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल सही है। स्पुतनिक भी वेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोग जनक आधारित वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, ये वाली बात भी सही है, इसका उत्तर डी होना चाहिए। 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि कोई सोलर फ्लेयर आती है तो क्या क्या होगा साहब। ठीक, लंबा क्वेश्चन था। हमारे जीपीएस नेविगेशन प्रणालियां बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा। विषुवत क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, तो इसके कारण नहीं आएंगी, इससे जो घटना घटित होगी उसके कारण शायद आ जाए, पर सोलर फ्लेयर से नहीं आती, आज तक आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो जाएंगी, तीसरा सही है, पहला सही है। चौथा कोटेशन, तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, हाँ दिखेंगे साहब जी, खासकर नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल पर दिखेंगे। पांचवा, ग्रह के अधिकांश हिस्सों पर दावाग्नियां घटित हो सकती हैं, यदि बहुत बड़े लेवल पर हो तब घटित हो सकती हैं, पर अधिकांश हिस्से पर नहीं, कुछ हिस्सों पर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कोटेशन नंबर 5 को मैं गलत मानूंगा। छठवां दिया है उपग्रहों की कक्षाएं डिस्टर्ब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हैं साहब। सातवां दिया है वायुयान के संचार बाधित हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। ज्यादा बेहतर उत्तर मेरे ख्याल से इसका सी होना चाहिए, ठीक, यानी 1 3 4 6 और 7। लेकिन जो डी दिया हुआ 2 वाला आंशिक तौर पर वह भी सही हो सकता है। मैंने बताया कि विषुवत क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, तो इससे जो घटना घटित होगी उसके कारण बिल्कुल आ सकती हैं। और पांचवा वाला भी अधिकांश की वजह यदि एक बड़े फॉर्म पर आया हो तो वह भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक मानव उद्भवी स्रोत है। धान है साहब, बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है आईएएस में कि धान के जो खेत होते हैं ना वहां पर होता है, क्योंकि पानी वगैरह भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 72, कृषि की धान गहनता प्रणाली जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में हमको बताना था, इसका आंसर आएगा डी 1 2 3 तीनों ही सही हैं। पश्चिमी अफ्रीका में कौन सी झील है जो मरुस्थल में बदल गई है, तो लेक फैगोविन है, 73 का बी होगा। 74 का गंडीकोटा घाटी कैनियन पेन्नार नदी पर है। 75 नंबर का कि कौन कौन से पर्वत सही सुमेलित हैं, मेहदी कॉलम वाली बात थी। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय नहीं, असम हिमालय में आएगा। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में आएगा, ये वाली बात सही है। नो क्रैक जो है सिक्किम हिमालय में नहीं आएगा, मेघालय में स्थित हम जानते हैं, यानी केवल और केवल कोटेशन नंबर 2 नंदा देवी वाला ही सही है। ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर सही होना चाहिए। लेवांत मोटे तौर पर क्या है साहब जी,
तो ये ISIS जो आतंकवादी संगठन है उसका ही एक उपनाम है, यह लेवांत या सेकंड नेम है। ठीक है, तो अपन इस चीज को जानते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ लेवांत भी उसको कहा जाता है, जिसको ISIS आतंकवादी संगठन के रूप में जानते हैं। तो ये पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास में, हाँ, सीरिया वाले क्षेत्र के बारे में बात हो रही है और उसके आसपास पूरे टर्की और उसके आसपास के क्षेत्र की बात हो रही है। ऑप्शन ए ज्यादा सही है। 1916 से लेकर 1920 के दौर में हम देखते हैं संगठन का विकास प्रारंभिक तौर पर पता चलता है, हालांकि चर्चा में अभी आया 2010 के बाद में, है ना। तो ब्रिटिश एक पैक्ट था, उसके तहत यह बना था साहब, ये हम देखेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है, एक बहुत लंबी हिस्ट्री इनकी रही है, चर्चा का विषय रहा काफी समय से, पुराना क्वेश्चन है। 76 का आंसर ए सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, किन देशों की सीमाएं अफगानिस्तान के से लगती हैं? सिंपल क्वेश्चन था, सी आएगा। 3, 4 और 5 यानी कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनकी सीमाएं लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन कौन से सही हैं। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, हाँ जी है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, हाँ जी, भारत के केरल में है। भारत की समतटवर्ती बालुकाओं में है तो केरल, वही वाली बात है, ये भी सही है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट कर सकते हैं उसका संसाधन, बिल्कुल सही है, सरकारी देखती है, रिजर्व उसमें आता है साहब। चारों कोटेशन सही है, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो हम जानते हैं कि 15 जून 21 जून को होता है, यानी दूसरा पखवाड़ा जो कहलाता है आपका सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, तो बी उत्तर सही होगा। बताइए कि अगला क्वेश्चन नंबर 80 कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब में है, नहीं है साहब, जम्मू कश्मीर वाली है। रेणुका हिमाचल में है। रुद्रसागर त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि वगैरह जो एरिया है आपका आसपास के राज्य, वहां पर है, ये वाली बात सही है। सस्तमक झील तमिलनाडु में नहीं है, तो 2 और 3 सही है, यानी कि केवल 2 युग्म सही है। ऑप्शन बी वाला इसका उत्तर सही होगा। काफी समय हो रहा है, शॉर्ट में इसको करना चाहेंगे। 81 नंबर का क्वेश्चन दिया है, HN संथाल समिति की रिकमेंडेशन 1971 का न्यायालय के मान्य अधिनियम पास किया गया था, यस, ये सही है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अमान्य के दंड देने की शक्ति देता है, बिल्कुल है। ये मामला चर्चा में रहा, शायद आपको याद हो, प्रशांत भूषण वाला मामला था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी उन पर लगा था, बहुत चर्चा में आया था। हालांकि बाद में उन पर सिर्फ ₹1 का फाइन किया गया, तो ये बहुत चर्चा का विषय था। और भी मामले थे, कई लोगों ने इस बात को कहा था, पूर्व जस्टिस कारजू जी ने भी इस बात को कहा था कि नहीं, बचना चाहिए न्यायालय को, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामला हो उसमें ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत लोगों को दंडित करना चाहिए, है ना। तो ये चर्चा का विषय रहा। तो कोटेशन नंबर 1 सही है, कोटेशन नंबर 2 सही है। भारत का संविधान सिविल अवमानना, आपराधिक अवमानना आदि को परिभाषित करता नहीं करता साहब जी, लॉ के तहत परिभाषित, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत साहब। 3 नंबर का कोटेशन गलत है। कोटेशन नंबर 4, संसद बना सकती है इसके लिए कानून, बिल्कुल बना सकती है, सही है। मेरे ख्याल से 1 to 4 ज्यादा सही उत्तर है साहब, है ना। द नेक्स्ट वन, संसद को कानून बनाने की शक्ति, इसके कारण मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं, ये वाली बात सही है। बार काउंसिल को विधिक शिक्षा, इसके बारे में, मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है, ये वाली बात भी सही, बार काउंसिल करती है। दोनों कोटेशन सही, सी उत्तर होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से सही हैं। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, वाली बात गलत है। कोटेशन नंबर 2, कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए बाध्यकारी की अनुमति दें, जरूरी नहीं है, वीटो शक्ति का वह यूज कर सकते हैं साहब जी, है ना। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन किया गया था, तो उसके कारण यह थोड़ी सा चर्चा का विषय रहा है, अपन देखेंगे। तो कोटेशन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति बाध्यकारक है कि अनुमति दें, वो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो हाँ कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि डाक संशोधन विधेयक हो, राजीव गांधी जी के काल का एक विधेयक हो, तो संविधान संशोधन विधेयक ही था साहब, तो ये थोड़ी सा चर्चा का विषय रहा, उन्होंने वीटो का यूज कर लिया था, वीटो का यूज नहीं कर रहे हैं तब जरूर बाध्यकारी है। इस संदर्भ में हम देखें तो कोटेशन नंबर 2 सही आता है, वीटो वाली बात नहीं आई एक्चुअली इसमें। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, सही बात है। उसकी प्रक्रिया को हमने कठिन बनाया, यही वजह कि हमारा जो संविधान है इस मामले में कठोर कहलाता है साहब। 2 और 3 ज्यादा सही हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन कौन से सही हैं। भारत का संविधान मंत्री को 4 श्रेणियों में बांटता है, गलत बात, 3 में ही बांटता है।
ठीक। कोटेशन नंबर 2, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये वाली बात सही है, 91 संविधान संशोधन से संबंधित था, यानी कोटेशन नंबर 2 बस सही है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं। लोकसभा की अनन्य शक्तियां कौन सी हैं? आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, यस वह करती है लोकसभा, हम देखेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के पास में भी यह बात की शक्ति हम देखेंगे, हाउसेस के लिए लिखा रहता है उसमें, तो इसको अभी रिमार्क पर डालते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये बिल्कुल उसकी अनन्य शक्तियों में ही आता है, ऊपर उसकी शक्तियों में आता है कोटेशन आपातकाल की घोषणा, जबकि अनन्य यानी केवल उसी के पास में शक्ति है, यह पूछ रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा के पास शक्ति है साहब जी, ये कोटेशन नंबर 2 एग्जैक्टली सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों हाउसेज में लाया जा सकता है, यानी ये वाली बात गलत है। ज्यादा बेहतर उत्तर होना चाहिए था 2 वाला, 2 के साथ में और कोई कोटेशन नहीं दिया, यानी 2 और 3 नहीं दिए, इसलिए अपन सिर्फ 2 लगाएंगे, यानी ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 86, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में बताइए। यह कानून निर्देश करता है कि कोई नाम निर्देशित विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, ये वाली बात गलत है। कोटेशन नंबर 2, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला भी निश्चित करना हो, ये वाली बात सही है साथी, तो ये निश्चित समय अवधि वाली बात नहीं है। ज्यादा बेहतर कोटेशन नंबर 2 सही होना चाहिए, लेकिन कोटेशन नंबर 1 और 2 दोनों पर भी विचार किया जा सकता है। इसको थोड़ी सा देख लीजिएगा, मुझे समय नहीं मिल पाया, सीधी बात तो ये है। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, रिमार्क पर डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो एकमात्र नहीं है साहब जी, भारत की संसद की बैठकों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते, वाली बात सही, भाग ले सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। स्कूल के बच्चों तक को हम अनुमति देते हैं ताकि वो लोकतंत्र की शिक्षा प्राप्त कर सके हमारी संसदीय प्रणाली की, यानी ये वाली बात मेरे ख्याल से गलत होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसे नियुक्त किया है इस्तीफा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है ना, तो ये वाली बात भी गलत है, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटेशन नंबर 1, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो मैंडेमस नहीं होगा, ये बात सही है, सार्वजनिक कार्य देने पर ही होगा, प्राइवेट के संदर्भ में नहीं जारी की जाती मैंडेमस। कोटेशन नंबर 2 दिया है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही कोई सरकारी कंपनी हो मैंडेमस नहीं होगा, ये वाली बात पहले वाले की उलट है साहब जी, अपन को दिया हुआ है, 1 सेकंड विचार कर लेते हैं। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो मैंडेमस नहीं हो, नहीं सरकारी के विरुद्ध हो सकता है, यानी वाला कोटेशन गलत है, यानी 2 गलत है ना, 1 सही है। कोटेशन नंबर 3, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन को वारंट और रिट प्राप्त कर सकता है न्यायालय में आवेदन, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी हो पब्लिक माइंडेड पर्सन, बिल्कुल। कोटेशन नंबर 1 और 3 ज्यादा सही है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होना चाहिए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 89, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन कौन से सही हैं। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को उसे अवश्य अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है, डिजिटल मिशन हम इसीलिए लाए हैं। कोटेशन नंबर 1 सही है, इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, इसलिए अंततः भारत के हर नागरिक को उसका हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल इसका हिस्सा होना चाहिए, अपने डिटेल्स देनी चाहिए उस पर स्वास्थ्य संबंधी। डिजिटल मिशन के बारे में बात हो रही है, आयुष्मान मिशन मात्र के बारे में बात नहीं हो रही है, उसमें 5 लाख वाली जो बात कही गई है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके संदर्भ में विशेषकर, सभी पर लागू नहीं होता वो। कोटेशन नंबर 2 जो है वो मेरे ख्याल से सही भी हो सकता है और गलत भी, 1 तो सही है। कोटेशन नंबर 3, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके 2 उत्तर मैं मानूंगा, 1, 2, 3 तीनों भी सही हो सकते हैं, यानी डी वाला, और 1 और 3 ये 2 सही हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, थोड़ी सा इसको और अच्छे से चेक करने की जरूरत है, मैं इसको रिमार्क पर लेना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, इसका उत्तर जो है ये आएगा 1 और 3 आएगा। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के संदर्भ में कहा है कि उधार दिए जाने से इनमें से कौन सी संस्था संबंधित है,
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इससे संबंधित है, वह करती है जारी। 92 पर आ जाते क्वेश्चन नंबर। इसमें बताना है हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। आज ये वाली बात सही है। रीर जो होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता नहीं, ये नहीं दर्शाता है, ये वाला गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, ये वाली बात सही आनी चाहिए। 1 और 3 सही होना चाहिए, यानी सी होना चाहिए इसका उत्तर। डिटेल में बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तो 92 का आएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 93 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। कौन कौन से कोटेशन सही है ये बताने हैं। मुद्रास्फीति अधिक है का मतलब ये होता है बाजार में धन की मात्रा ज्यादा है, वस्तुएं कम है साहब जी। उस धन को वस्तुओं के इक्विवेलेंट लाने के लिए उसको मार्केट से रुपया खींचना पड़ेगा, इसलिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा। खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा, बिल्कुल सही। तो कोटेशन नंबर 1 तो उल्टा दिया है, यानी गलत होना चाहिए, है ना। जब वह बेचेगा तो लोग प्रतिभूतियां खरीदेंगे तो मार्केट का वह पैसा आरबीआई के हाथ में जाएगा, यानी मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, तभी तो मुद्रास्फीति घटेगी साहब जी। नेक्स्ट वन कोटेशन नंबर 2 दिया है यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, क्योंकि डॉलर की कमी के कारण ही भारतीय रुपया कमजोर होता है। यानी बाजार में $10 हैं तो मान लीजिए कीमत ही बोले 75 रुपए है, लेकिन अब बाजार में मात्र $2 बचे तो लोगों को लगेगा हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जरूरत तो और ज्यादा भारतीय रुपया देकर वो डॉलर खरीदेंगे साहब जी, यानी मूल्य ह्रास हो रहा है। तो ऐसे में डॉलरों की आपूर्ति को मार्केट में बनाए रखने के लिए आरबीआई संभावित रूप में डॉलर का विक्रय कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। कोटेशन नंबर 2 सही है। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती हैं तो आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है क्या आरबीआई के द्वारा। हाँ बिल्कुल हो सकती है, खरीद सकता है वह और अधिक मात्रा में। मेरे ख्याल से कोटेशन नंबर 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आइए G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन कौन से कोटेशन सही हैं। दोनों ही सही हैं, सिंपल क्वेश्चन था, करंट का था। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड IIBS के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। सरकार IIBS के रूप में ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। IIBS निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते, नहीं कर योग्य होते हैं वो। कोटेशन नंबर 3 गलत है, यानी 1 और 2 ही सही आएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में बात करें। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में बताइए कौन से कथन सही हैं। इसका उत्तर आएगा कोटेशन नंबर 2 वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं और यह सीमित होता है, ये सही है कोटेशन। क्वेश्चन नंबर 97 पर आते हैं। रियल सेक्टर अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र के बारे में निर्माण करने वाली जो चीजें हैं, क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में बताइए कौन कौन से कथन सही हैं। तो रियल सेक्टर में कौन कौन जाता है साहब, इसके तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं। किसानों का अपनी फसल का काटना बिल्कुल आएगा। कपड़ा मिलों का कच्चे माल कपास बिल्कुल आएगा। वाणिज्यिक बैंक का व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना नहीं आएगा। 1 2 3 नहीं, 3 नहीं आएगा। कोटेशन नंबर 4 है किसी कारपोरेट निकाय के विदेशों में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, नहीं आएगा रियल सेक्टर में। तो 1 और 2 आएगा, किसान का फसल कपड़ा मिल वाली जो कोटेशन वह आएगा। ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर उत्तर सही है क्योंकि रियल सेक्टर पूछा है। भारत संदर्भ में हाल में ही जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण इनडायरेक्ट ट्रांसफर को निम्न में कौन सी एक स्थिति सही रूप से दर्शाती है। 4 कोटेशन दिए, इसका डी वाला जो कोटेशन है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, इसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ये वाली बात भी सही है। डी ज्यादा बेहतर लग रहा मुझे। डी ज्यादा सही है, सी वाला नहीं है, रेमिटेंस कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। किसी कंपनी या संगठन द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में बताना सही है कौन कौन से। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल है साहब। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, नहीं माना जाता है पूंजीगत। कोटेशन नंबर 1 बस सही है साहब, यानी ऑप्शन ए। अंतिम क्वेश्चन है 100वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सही है यह बताना है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है साहब जी, गवर्नमेंट बोरोइंग्स के तहत जाता है, ये वाली बात सही है। कोटेशन नंबर 2, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। हाँ जी, आंतरिक ऋण का यह एक बड़ा घटक होती है। दोनों ही कोटेशन सही है मेरे ख्याल से, उत्तर इसका सी होना चाहिए। तो ये था आपका पेपर, इस बार का प्रीलिम्स। अच्छा टफ पेपर आया था, पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव किया गया है और पहले से तो टफ है मैं तो ये कहूँगा। मेरे ख्याल से इसका कट ऑफ जो गत वर्षों में रहा है उसकी अपेक्षा कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगा, पर फिर भी मान के चलिए कि 2 से 3 प्रतिशत आप कह लीजिए या क्वेश्चन से ही कह लीजिए, उनके अंकों के बराबर अंतर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो गत वर्ष में जो कट ऑफ रहा है उसकी अपेक्षा इसका कट ऑफ थोड़ी सा कम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सरल प्रश्न भी हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कंफ्यूज करने वाले जो ऑप्शन है वह भी ज़्यादा हैं। किसी भी सेक्शन को, चाहे इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ही सीधे सीधे फ्लैट क्वेश्चन हैं। टफ क्वेश्चन ही हैं साहब। जिन्होंने अच्छी अप्रोच पर पढ़ा होगा, अच्छे संस्थानों में, अच्छी कोचिंग संस्थानों में पढ़ा होगा, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रहे होंगे, अच्छी टेक्स्ट बुकों को पढ़ा होगा, उनसे यह क्वेश्चन बनेगा, यह मुझे लगता है साहब। तो पेपर कहीं ना कहीं टफ तो है, तो इसका कट ऑफ निश्चित रूप से पिछले बार की अपेक्षा कम जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आशा करता हूँ जो मैंने प्रश्न बताए हैं उससे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे, भले ही 100% ना हो। 100 के 100 जो उत्तर मैंने बताए हैं उनके सही होने का दावा मैं बिल्कुल नहीं करता, पहले ही मैं कह चुका हूँ। फिर भी मेरा मानना ये है कि आईएएस का एक स्तर होता है, बहुत ही टफ पेपर होता है, और हमारी जो टीम है वो काफ़ी छोटी है, संसाधन उसके सीमित हैं। फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो मैंने प्रश्नों के आपको उत्तर बताए हैं उनमें से 100 में से 95 उत्तर सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन हो सकता है, या 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के उत्तर ऐसे हो सकते हैं जो मेरे द्वारा बताए गए हों वो गलत भी हों, इस बात को मैं मान सकता हूँ, है ना। तो मेरे द्वारा जो भी उत्तर बताए गए वो कोई अंतिम नहीं है, एक अपनी ओपिनियन मैंने आपके सामने इतने कम समय में रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित जो भी प्रतिक्रिया हो वो मुझे बताइएगा, और भी इस पर डिटेल में चर्चा करने का नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे, और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। आईएएस के लिए नए बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी फैकल्टी, बहुत ही गुणवत्तापरक तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो एक अच्छा माध्यम आपकी सफलता में हम लोग हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इस बाबत संपर्क करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।